नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज को करते हुए, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे, या फिर जो है जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उनको करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। आपकी जितने भी आगे भविष्य में होने वाली परीक्षाएं हैं, उनके अंतर्गत जो है इन्हीं तथ्यों में से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आज का हमारा। पूछा गया है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। शुरुआत में ही बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आंसर आप लोगों को सभी को पता है। इनमें से जो है निराला जी, पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो है छायावाद के कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, तो ध्यान रखना है। सॉरी भाई, द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। छायावाद युग के अंतर्गत निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये 4 प्रमुख कवि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जो 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 है छायावाद के नहीं बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास भी स्वीकार किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। जिस प्रकार से जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसी प्रकार से जो है मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत की रचना की है। तो देखते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित है, जैसे कि जयद्रथ वध काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी। किसान, साकेत इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। इसी के आधार पर इन्हें जो है आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। भारत भारती भी काफी प्रसिद्ध रचना हुई है इनकी, जो इसने की जिसको अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था। जन जनकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी आदि जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की बात करें तो निराला जी की रचनाओं में आ जाती है, एक है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा। थोड़ा छोटा कर लेते भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। राम की शक्ति पूजा आदि जो है काव्य कीर्तियों की रचना निराला जी द्वारा की गई। इसके अलावा इनकी प्रमुख जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की रचना कलाधर से कविताएं लिखते थे, यानी कि कलाधर उपनाम से या कलाधर नाम से कविताएं कौन करते थे, पूछा जाता है कई बार। तो आंसर होगा हमारा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां देखते हैं, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि जो है ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पंत जी की रचनाओं की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंत जी की रचनाओं की रिवीजन हम करते हैं तो देखते हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सभी रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख ली, पंत की, निराला की और मैथिली शरण गुप्त की। इन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है आपको। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से कौन सी छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये आपको बताना है। अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण छायावाद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। प्रकृति का तो चित्रण हमें देखने को मिलता ही है। पंत जी को प्रकृति के चितेरा कवि भी कहा जाता है। मानव प्रेम, शिशु प्रेम व अज्ञात के प्रति व्यक्ति
उदात्त प्रेम का वर्णन भी हमें इसमें छायावाद के अंतर्गत देखने को मिलता है, लेकिन इतिवर्तात्मकता की बात हमें छायावाद में देखने को नहीं मिलती। इतिवर्तात्मकता की जो विशेषता है ये हमें द्विवेदी युग में ही देखने को मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इतिवर्तात्मकता जो है किस युग की विशेषता है या किस युग की प्रवृत्ति है, तो द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। ये छायावाद की, ये तीनों प्रवृत्तियां छायावाद की है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। इतिवर्तात्मकता छायावाद की नहीं, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की ओर अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां हम देखते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वरों में देखने को मिलता है। रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास किया गया है। प्रकृति का संबंधन किया गया है, तो प्रकृति चित्रण तो हमें देखने को मिलता ही है। साथ ही जो है गीतात्मक मधुर वेदना भी देखने को मिलती है। नारी विषयक नव्य धारणा भी छायावाद में है, और युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति भी है। राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना की छायावाद के अंतर्गत हमें देखने को मिली। स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेषण में भी हमें जो है छायावाद में देखने को मिला है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा। तो राम की शक्ति पूजा पीजीटी के अंतर्गत भी पूछा गया प्रश्न है भाई, ये DT+P के, तो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राम के आजकल परीक्षाओं में प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी काफी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो सभी प्रश्न, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं भाई उनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि हम उसी प्रकार से प्रश्नों की को बार बार रिवाइज करते हैं जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाशन वर्ष से भी इस बार जो है DSSB के अंतर्गत कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिले होंगे, और आगे भी जो है इतने ही प्रश्न आपको प्रकाशन वर्ष के आधार पर देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखते हुए आपको तैयार कर लेने हैं। तो देखते हैं राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो राम की शक्ति पूजा निराला जी द्वारा रचित है ये रचना, और 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखें तो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, 1936 ईस्वी। इसका आधार कीर्तिवास बांग्ला रामायण है, और 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत यह एक लंबी कविता है। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला जी ने लिखा, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र भी कहा है। तो बिच्छू छुड़ाने का मंत्र किस कविता को कहा गया है, ये भी हमारा एक नया पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, तो पूछा जा सकता है। बिच्छू छुड़ाने का मंत्र जो है राम की शक्ति पूजा रचना के बारे में आलोचकों ने कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु, और नामवर सिंह जी ने निराला को क्या नाम दिया है, छंदों का गुरु कहा है। राम विलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि रहे हैं। तो ये आपको पता ही है, निराला जी को मुक्तक छंदों के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है, छंदों का गुरु भी कहा जाता है, और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन का कवि भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये आप लोगों को पता आपके सामने है। नामवर सिंह जी ने निराला को छंदों का गुरु कहा। रामविलास शर्मा ने निराला को रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन का कवि कहा है। बढ़ते हैं आगे, निराला जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पर निराला जी के ये जो काव्य संग्रह है, जैसे कि अनामिका 1923 में प्रकाशित, फिर परिमल 1930 में, गीतिका 1936, संध्या का कली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी पश्चिम सरोज स्मृति 1935, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। ये रचनाएं सभी जो है निराला जी की है, तो आपको ध्यान रखना है, इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। प्रश्न नंबर हमारा आज का प्रश्न नंबर 4 है भैया,
लोकायतन किस विधा की रचना है? तो आपको पता ही है, लोकायतन पंत जी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना रही है और ये एक प्रबंध काव्य है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, छायावादी कवि हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि भी कहे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित लोकायतन इनका एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य का ही रूप दे दिया है। पंत की पहली रचना का नाम पूछा जाए तो गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी है। कीर्ति जो और अन्य कीर्तियां हैं पंत जी की, उसमें शामिल है वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत से ही जो है प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है, ये आपको बताया भाई। प्रगतिवाद की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? युगांत से मानी जाती है और युगांत रचना से ही छायावाद का अंत माना गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण ध्वनि 1947, युगपथ 1949, लोकायतन इनकी 1964 की रचना है। लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसके अलावा बात करें चिदम्बरा रचना की, तो चिदम्बरा पर इन्हें 1965 की रचना है और 1968 में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद कला और बूढ़ा चांद की बात करें तो इन्हें 1960 में ही इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये सभी पुरस्कार भी आपको ध्यान रखना है किस रचना पर किसको दिया गया। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो निराला जी द्वारा ही रचित है। तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचना रही है। तुलसीदास नाम से इन्होंने 1938 में प्रकाशित एक काव्य कीर्ति प्रस्तुत की। उसके बाद निराला का जन्म की बात करें तो बंगाल में महिषादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ तथा देहांत अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हुआ। 1899 जो हो निराला जी का जन्म भी जितने भी ये हमारे चारों छायावादी कवि है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी और सुमित्रानंदन पंत, इन चारों के जो है जन्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं ताकि आपको बार बार रिवाइज होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है, अवधी भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, महाकाव्य है ये इनका। और चिदम्बरा का आपको बताइए, ये महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि किसकी रचना है? ये पंत जी द्वारा रचित रचना है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को ही चिदम्बरा रचना पर दिया गया 1968 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चिता के फूल की बात करें तो रामरक्स बेनीपुरी जी की ही रचना है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? महादेवी वर्मा जी द्वारा जो रचित है यामा, एक काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। कई रचनाओं को इसमें संकलित किया गया है, कई रचनाओं जो गीतों को जो है इस यामा में संकलित किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से संकलित कौन सी रचना नहीं है यामा में।
निहार भी यामा में है, रश्मि भी और सांध्या गीत भी, लेकिन दीपशिखा को यामा में संकलित नहीं किया गया। तो देखते हैं, बात करते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ, बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता को संकलित नहीं किया गया। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ तथा निधन सितंबर 1987 में हुआ। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाओं को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि इनकी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे कि निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम दीपशिखा की, जो कि हमने ऑप्शन में देखा था। दीपशिखा जो रचना यामा में संकलित नहीं है, तो दीपशिखा अपने आप में एक स्वतंत्र काव्य संग्रह, इनका काव्य संग्रह, इसी में काफी सारी कविताओं को संकलित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1942 में प्रकाशित है दीपशिखा, और महादेवी वर्मा का ये एक अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। काव्य लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो अंतिम माना गया है। उसके बाद महादेवी वर्मा ने गद्य की शुरुआत कर दी थी। गद्य लेखन की तरफ उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया था महादेवी वर्मा जी ने, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान भी महादेवी वर्मा की ही जो है सहपाठिका मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाओं के संबंध में कथन जो सही नहीं है वो देख लेते हैं। उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य अक्षमता थी, ये बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास व संस्कृति की गहरी छाप है, बिल्कुल सही बताया गया है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, केवल एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है ये नहीं है, और अन्य भी प्रवृत्तियां इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। इनकी कविताएं त्रिधारा मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हुई, दोनों इम्पोर्टेंट रचनाएं है सुभद्रा कुमारी चौहान की, याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की जो ये यहाँ पर प्रवृत्ति दी गई है एक ऑप्शन के अंतर्गत, उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, ये बिल्कुल जो है आंसर सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि केवल एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण ऐसा नहीं है, और अन्य प्रवृत्तियां भी इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाओं के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य की विशेषताएं हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया गया कि केवल राष्ट्रीय भावनाओं का ही चित्रण किया गया है। इसके अलावा और अन्य विशेषताएं क्या क्या रही है उनके काव्य की, ये हम देख लेते हैं। इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित है, और इनकी रचनाएं त्रिधारा मुकुल शीर्षक में संग्रहित है, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा देखते हैं इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह इन्होंने वात्सल्य रस का मार्मिक हास्यस्पर्शी वर्णन किया है। सूरदास की तरह जो है इनके कविताओं में हमें वात्सल्य रस देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूति व पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो यानी कि सही नहीं है। असंगत का मतलब भी होता है सही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। साहित्य देवता, हिम तिरंगनी आदि इनकी काव्य कीर्तियां हैं। साहित्य देवता को आएगा भी बीच में, और हिम तरंगिणी इनकी काव्य कीर्तियां हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें सही नहीं है ये देखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, उनके काव्य का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी
रचनाओं की आत्मा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उनकी कविता में आदर्श की थोती उड़ाने भरती है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो ये आंसर होगा हमारा डी। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति रहस्यात्मक प्रेम की उनकी रचनाओं की आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में छायावाद रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई देता है। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देख लेते हैं। साहित्य देवता 1942, हिम तरंगिणी 1949, हिम तरंगिणी पर जो है 1955 में इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माता इनकी 1951 की रचना है कृष्णा अर्जुन 1918, हिंद की टिरनी 1943 आदि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। आगे है हमारा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखते हैं। संशय की एक रात राम के मन का संशय चित्रित है, तो संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, बिल्कुल सही दिया गया है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम ईश्वर जे और आत्म धरातल को मिलाना। उसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन कुरुक्षेत्र में गांधीवाद अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कुरुक्षेत्र में युद्ध मतलब शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, ये इसमें बताया गया है। लोकायतन में स्वतंत्रता पूर्व से लेकर उत्तर शोपन तक का विशाल भारतीय परिवेश का चित्रण दिया गया है। लोकायतन किसकी रचना है, ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद उर्वशी की बात करें तो ये भी दिनकर की रचना है। उसके बाद संशय की एक रात की बात करें तो ये नरेश मेहता जी की रचना। तो ये आपको सभी रचनाएं भी ध्यान रखनी है किसकी रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र में गांधीवाद अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र जो रचना है इसके संबंध में ये असत्य कथन कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों समस्याओं युद्ध में उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य युद्ध है भाई, ये बुद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा। युद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात 1962 ईस्वी में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रण किया है। क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को प्रजा को जोखना नहीं चाहते थे, तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा 1961 में लिखी गई रचना है। इस यह जो है एक गीति नाट्य है और उर्वशी पर भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, शायद 1972 में दिया गया था, तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ आ गए हम। 11 में पूछा गया है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है, एक तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं। इन कौन ये जो पंक्तियां है ये किसके द्वारा रचित है। पंक्तियां कथनों और संबंधी प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा जाते हैं भाई। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा कान। तो ये पंक्ति
आई थिंक बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। सॉरी भाई, माफी चाहूंगी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं। योगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। ये पंक्ति नवीन की नहीं है, बल्कि नवीन की तो पंक्तियां है। कुछ कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। ये वियोगी होगा पहला कवि, ये पंक्ति जो है पंत जी की पंक्ति है। तो ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। तो ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो ध्यान रखना है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न बासी फूल। आगे बढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। 2 का हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद जो है, सॉरी, 3 का हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। ये निराला जी की पंक्ति है, निराला जी की पंक्ति है। तो 4 का हो जाएगा हमारा 1। तो देखते हैं किस ऑप्शन के अनुसार सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। फिर से इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बार बार पंक्तियों के जवाब रिवीजन करोगे तो ही ये आपको याद रह पाएंगी। जैसे कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। उसके बाद प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। निराला जी की पंक्तियां हैं। तो पंत जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जैसे कि पल्लव 1928 में प्रकाशित हुई, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा। उसके बाद प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं है प्रेम पथिक, करुणालय, इनका गीति नाट्य है। उसके बाद झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचनाएं है कुमकुम, रश्मि रेखा और एपलक और मिला हम विष पाई जन्म के। एक रचना है रश्मि रेखा, जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और एक प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी। ये रचना किसकी है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। अनामिका 1923 में प्रकाशित, परिमल 1930 में आई, तुलसीदास 1928, बेला 1946, संध्या का कली 1969। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अनामिका का जो दूसरा संस्करण है वो 1938 में निकाला गया, यानी पूछ लिया जाता है अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में और दूसरा जो संस्करण है 1938 में निकाला गया। उसके बाद काव्य संग्रह में ही निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं जैसे कि सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविताओं का संकलन किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निराला की काव्य कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर से एक बार निराला जी के संबंध में हम पढ़ लेते हैं।